तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो दोस्तों सबसे पहले हमको देखना है कि जो यूरोपियंस हैं, मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो यूरोपियंस आए, जैसे फ्रेंच आए, फ्रांस से लोग आए, पोर्चुगल से लोग आए, या फिर आपके डच यानी हॉलैंड से लोग आए, तो उनका जो क्रम है वो किस किस प्रकार से ये लोग आए हैं। क्योंकि कभी कभी क्या बोलो, जैसे हमको पता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ठीक है। तो वास्को डी गामा 1498 में चला था, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कुछ कुछ हमने इवेंट हमने सुने हैं, लेकिन उसको प्रॉपर अरेंज करना कि मतलब कौन सी यूरोपियन शक्ति, कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी पहले आई, उसके बाद कौन सी यूरोपियन कंपनी आई, और फिर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि एक ध्यान रखिए कि भारत में जो मुगल्स हैं, ठीक है, भारत में जो मुगल्स हैं वो पहले से थे। मुगल प्लस आम आदमी। आम आदमी मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, मतलब इंडियंस, ठीक है। इंडियंस में जो हमारे मतलब किंगडम्स थी, छोटे राजा वगैरह, प्लस और जो नॉर्मल लोग थे, ठीक है, नॉर्मल पीपल, ठीक है। तो ये लोग हमारे यहाँ पहले से थे, ठीक है। तो अब हम इसको पूरा क्रोनोलॉजी से समझेंगे कि हमारे यहाँ पे पहले कौन आया, उसके बाद फिर उसका क्या हुआ, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, फिर उसके बाद कौन आया, और फिर देयर आफ्टर पूरी टाइमलाइन को हम सबसे पहले हमको एक बार समझना है। तो सबसे पहले देखिए आए हैं पोर्चुगीज यानी पुर्तगाल से लोग आए, ठीक है। उसके बाद आए डच, ठीक है। सबसे पहले ये आए, फिर ये आए, उसके बाद तीसरे आए इंग्लैंड से लोग, ठीक है। और फिर चौथे आए फ्रेंच। तो कभी कभी क्या होता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रोनोलॉजी बताइए, मतलब वो मतलब आपको ये जो क्रम है वो ऊपर नीचे दे देंगे, और फिर आपको उस तरीके से उसका क्रम जो है आपको सेट करना रहता है। देखिए ये जो है ये यूरोपियन पावर है, ठीक है, ये यूरोपियन पावर है, और जो मुगल्स हैं, ठीक है, और नॉर्मल पीपल वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये लोग आपस में लड़ेंगे, ये लोग जिसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व होगा वो फाइनली इंडिया पर रहेगा, और फिर वो मुगल से लड़ेगा, फिर वो मुगल को परास्त करेगा, और फिर लोगों के ऊपर वो राज करेगा। तो इस तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी होने वाली है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं। सबसे पहले आए पोर्चुगीज, ठीक है, पोर्चुगीज आए। पोर्चुगीज के आने के बाद में डच आए, ठीक है। डच के बाद में इंग्लैंड वाले आए, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश मैन, ठीक है। तो जो पोर्चुगीज थे ठीक है, पोर्चुगीज संभवतः ट्रेड करने के लिए आए थे। क्योंकि हुआ क्या था कि इनके आने से पहले जो अरब थे, और अरब मतलब जो पर्शिया के, जिसको हम आज के डेट में ईरान बोलते हैं, और जो अरेबियन पेनिनसुला के लोग थे, तो उन लोगों का क्या होता था कि वर्ल्ड ट्रेड पे एक तरीके से बोला जाए कि मोनोपोली रहती थी, ठीक है। और रेड सी का जो पूरा कॉरिडोर है उस पर उनका एकाधिकार रहता था। तो वो इंग्लैंड को, तो वो जो यूरोपियन पावर रहते थे, यूरोपियन पावर को वो अलाउ नहीं करते थे कि भाई उनके पैसेज से कोई उस पैसेज को यूज करके कोई मोनोपोली करे। तो एक तरीके से वर्ल्ड ट्रेड पे जो एक अधिकार रहता था वो मिडिल ईस्ट का रहता था, ठीक है। तो इस कारण अब क्या हुआ कि जब 14वीं शताब्दी में जब रेनिसांस हुआ था, जिसको पुनर्जागरण बोलते हैं, तो उसमें क्या हुआ था कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने ये सोचा कि नए कोई नया रूट देखा जाए, नया रूट देखने के बाद में और वर्ल्ड ट्रैवल किया जाए। वर्ल्ड ट्रैवल के बाद में वहाँ पे जो व्यापार की जो संभावना है वो खोजी जाए। तो फिर पोर्चुगीज जो क्या बोलते हैं, एक सेलर था, नाविक था, वास्को डी गामा, वो इंडिया आया, उसने रूट सुझाया, मतलब रूट उसने नया खोजा। तो पता चला कि भाई इंडियन ओशन से जो केप ऑफ गुड होप है उससे घूम के पूरा ये जो आपका, अगर ये हो गया, एक सेकेंड, मतलब आपका ये यूरोप हो गया, ठीक है, यहाँ पे
ये हो गया आपका अफ्रीका। तो वो यहाँ से घूम के कहीं यहाँ से, और फिर इंडिया, ये जो इंडिया यहाँ पे था ना, इंडिया का अगर हम बनाएं तो इंडिया का ये मैप, तो यहाँ से मतलब ये जो गुजरात था, ठीक है, मैं आपको बताऊं, गुजरात आप समझ लीजिए इटली ऑफ इंडिया, ठीक है, इटली ऑफ इंडिया गुजरात को हम बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो यूरोपियन है यहाँ से घूमते हुए पूरा ये केप ऑफ गुड होप से यहाँ गए, कोई मालाबार कोस्ट गए, ठीक है, तो आपने सुना होगा सूरत में फैक्ट्री लगी, कोई गोवा में गए, ठीक है, कोई इधर पे आके यहाँ पे कोई चले गए, कोई ज़्यादा घूमे तो इधर पे आ गए, कोई यहाँ पे गए। तो इस तरीके से उन्होंने इंडिया पे इस तरीके से अपने अपने सेंटर्स को स्थापित किया। तो हम उनको समझते हैं किस तरीके से उन लोगों ने इंडिया में अपने अपने बिजनेस को जो क्या क्या कह सकते हैं कि डेवलप किया। तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जब पोर्चुगीज आए तो पोर्चुगीज अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज के बाद में सीधा फिर डच आ गए, ठीक है। तो डच का सीधा सीधा क्या था कि डच जैसे आए तो ये अगर मान लो आपका, मैं अफ्रीका बना देता हूँ, ठीक है, अफ्रीका ऐसा कुछ है, तो डच क्या हुआ, अफ्रीका से करते हुए वो इंडिया में ना इंटरेस्ट होके वो जावा सुमात्रा चले गए, ठीक है, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, वहाँ पे उन्होंने स्पाइस और टी इन सब चीज़ों की उन्होंने क्या बोलते हैं उसके ट्रेड में वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज वॉज ट्रेडिंग इन इंडिया सक्सेसफुली, लेकिन हुआ क्या कि इनका मैरिज अलायंस हो गया, ठीक है। मैरिज अलायंस हुआ तो इन्होंने क्या किया, मुंबई जो थी, मैरिज अलायंस हुआ तो जो मुंबई थी, मुंबई इंग्लैंड के जो प्रिंस थे उनको दहेज में दे दी, ठीक है। और ये संभवतः एक बोल सकते हैं गोवा वगैरह में अब आप देखेंगे तो गोवा वगैरह तक में ये लोग इन्होंने अपने आप को कन्फाइन कर लिया। तो देखिए क्या हुआ कि पोर्चुगीज लिमिटेड हो गए एक कुछ पॉकेट्स में, और उसके बाद में जो आपके पोर्चुगीज लिमिटेड हो गए गोवा और अलोंग साइड गोवा, और जो आपके डच थे, डच चले गए जावा सुमात्रा में, मतलब वो जो इंडोनेशिया तरफ चले गए, ठीक है। इंग्लैंड के जो लोग थे देवर हाईली इंटरेस्टेड। 1909 में कैप्टन हॉकिंस आया था, 1609 सॉरी, कैप्टन हॉकिंस आया था इंग्लैंड का, ये आप ध्यान रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कहाँ आया था, कोर्ट ऑफ जहांगीर, ठीक है, जहांगीर जो था, जहांगीर के कोर्ट में आया था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। अब ये सब एक्सपांशन चल रहा था, तो इंग्लैंड इन दोनों को अब डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों खेल से बाहर हो गए, ठीक है। अब थे इंग्लिशमैन, ठीक है, इसको अच्छे से लग दिया तो इंग्लिशमैन, और फिर आए फ्रेंच, तो जो मेन कहानी है, जो मेन दिक्कत है वो यही थी कि जो मेन जो बोल सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा जिसको बोल सकते हैं, या जो मेन राइवल्स थे जो यूरोपियन पावर्स में, वो थे इंग्लिश और फ्रेंच। और दोस्तों जहां जहां पूरे विश्व में इंग्लैंड की फ्रेंच से लड़ाई होती थी, दे वर बाउंड टू फाइट इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो यहीं से चालू हुआ, क्या चालू हुआ, इंग्लिश फ्रेंच राइवलरी, ठीक है। और इसी को ही हम बोलते हैं कर्नाटिक वॉर, ठीक है। तो दोस्तों जो इंडो फ्रेंच लड़ाई है इंडिया में जो हुई है, वो चालू होती है ऑस्ट्रिया, एक कंट्री है यूरोप में, ऑस्ट्रिया, वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, से चालू होती है, और 7 इयर्स वॉर पर ये फिनिश होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये लोग यूरोप में लड़ते थे, वैसे वैसे ये लोग क्या करते थे, इंडिया में लड़ते थे, ठीक है। तो अब कर्नाटिक वॉर को अब हम समझेंगे। मेनली जो हमारा टॉपिक है, जिसको ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, मेनली आपको समझना है कर्नाटिक
कर्नाटक वॉर, ठीक है। इसको इंग्लिश फ्रेंच लड़ाई भी बोलते हैं। तीन लड़ाइयाँ हुई हैं, 1 2 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। कुछ इसमें संधि भी हुई हैं, जिन संधियाँ भी हुई हैं, इसमें इसको बोल सकते हैं कि ट्रीटीज वगैरह भी हुई हैं, ठीक है। कुछ इसमें चीज़ें हुई हैं जो पूरा डेवलपमेंट हम लोग को मेनली हमको समझना है कि कर्नाटक वॉर क्या है, ठीक है। तो कर्नाटक वॉर को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कर्नाटक क्या है, ठीक है। तो कर्नाटक आपको समझाएंगे हम। ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो तमिलनाडु का कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन आपका ये जो हमारी साउथर्न टिप है, ठीक है। तो कुछ पोर्शन इसमें हो गया केरला का, ठीक है, और कुछ पोर्शन हो गया आपका तमिलनाडु का। तो जो ये एरिया था ये था कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक क्या था, सूबा था किसका, हैदराबाद का, HYD। अब हैदराबाद की कहानी भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना। एक्चुअली क्या होता है, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको एक तरीके से सबसे पहले कहानी टाइप की समझनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरलिंकिंग होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले एक रेफरेंस पॉइंट को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि एक बार में आप सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो धीरे धीरे हम पहले इवेंट्स को समझेंगे एंड देन उन सारे इवेंट्स को हम क्लब कर देंगे, सो दैट कि आपको जब वो आप और जब आप इंटरलिंक करेंगे सो दैट आपको वो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझने के लिए कि भाई कर्नाटक वॉर है क्या। तो कर्नाटक वॉर समझने के लिए क्या, सबसे पहले तो हैदराबाद, मैंने हैदराबाद का आपसे जिक्र किया। और हैदराबाद का जब जिक्र करते हैं तो निजामुल मुल्क असफ जहां जो है, निजामुल, क्या हुआ था कि औरंगजेब का एक बोलते हैं ना कि कुछ यसमैन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई बड़ा कोई राजनीतिज्ञ होता है तो उसका कोई एक राइट हैंड या लेफ्ट हैंड होता है जो उसके चुनाव जीतने में मदद करता है। तो इसी तरीके से पुराने ज़माने में जो राजा होते थे, तो जब लेटर मुगल्स एक नया शब्द आया है, ठीक है। तो जैसे अकबर हो गया, जहांगीर, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, फिर अकबर हुए, फिर जहांगीर हुए, फिर शाहजहां हुए, फिर औरंगजेब हुए। तो फिर इस तरीके से जो लीनेज है, जो पहले के जो मुगल्स थे उनको अकबर और इन सब लोगों को जिन्होंने अपनी पैठ जिसको बोल सकते हैं, जिन्होंने अपने पावर को शो किया लोगों के सामने। औरंगजेब तक हम बोल सकते हैं कि एक जो मेन जो मुगल्स थे वो चलते हैं औरंगजेब तक। आफ्टर डिमाइस ऑफ औरंगजेब जो कि 1707 में हुआ था, वो कहानी भी मैं आपको समझाऊंगा कि औरंगजेब की कहानी भी आपको पूरा समझाऊंगा। आप लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन हम एट अ टाइम एक चीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कर्नाटक वॉर, ठीक है। तो कर्नाटक का एरिया आपको समझ में आ गया कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ केरला एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ केरला एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ आपका तमिलनाडु इज कॉल्ड कर्नाटक, ठीक है। तो जो सूबा था वो सूबा था इसका क्या बोलते हैं, हैदराबाद का, ठीक है। तो हैदराबाद क्या था कि भाई 1924 में जब मोहम्मद शाह रंगीला अपनी मनमर्जी चलाने लगा, तो 1724 में क्या हुआ कि जो निजामुल मुल्क अशफ जहां, ठीक है, जब हम लोग अशफ जहां, तो अशफ जहां ने क्या किया कि हैदराबाद बनाया, ठीक है, हैदराबाद स्टेट बनाया। और थ्योरेटिकली तो नहीं लेकिन प्रैक्टिकली वो एज इंडिपेंडेंट जो क्या बोलते हैं रूल करने लगा वो इंडिपेंडेंटली। और उसका ही जो एक सूबा था वो जो कर्नाटक था, ठीक है। और क्या हुआ कि 1748 में उसकी डेथ हो गई, असफ जहां की, निजामुल मुल्क की। तो जब 1748 में डेथ हो गई तो उसके ही बाद से जो पूरा क्या बोल सकते हैं कि जो कहानी चालू हुई लड़ाई झगड़े की और ये सारी चीज़ें, वो 1748 में ही स्टार्ट हुई, ठीक है। तो उसके बाद से ही जो दिक्कतें हुई हैं, मतलब जो कह सकते हैं कि हमको क्या बोलते हैं, वहाँ पे किसी तरीके से पॉलिटिकल वैक्यूम बना। और पॉलिटिकल वैक्यूम बनने के बाद वहाँ पे जो परेशानियाँ हुई वो उसकी डेथ के बाद ही चालू हुई। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर क्या हुआ कि आप समझते हैं। हाँ देखिए, ये तो इंडियन कहानी हो गई, लेकिन इंग्लैंड की कहानी, मतलब जो
मतलब इंग्लिश और फ्रांस, ये लोग अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। इनको इंडिया में क्या करना है, इनको इंडिया में अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस करना है। अब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस अब इनको बढ़ाना है। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करेंगे, तमाम तरीके के क्या बोलते हैं हथकंडे अपनाएंगे। लोकल राजाओं से ये लोग ट्रूस करेंगे, मतलब संधियाँ करेंगे, फिर संधि धोखा देंगे, फिर दूसरे राजा से करेंगे, जहाँ से जिसको जैसा फ़ायदा होगा उस तरीके से ये लोग अपना ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। कुल मिला के ये है। तो पहला क्या था कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1740 से 1748, ठीक है। अब इसकी आप कहानी सुनिए। देखिए पूरी हिस्ट्री जो है कहानी पे बेस्ड है, तो आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। क्या हुआ कि कुल मिला के यूरोप में, जो मैंने आपको बताया 1740 में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चालू हुआ। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उसको उस पे वहाँ पे युद्ध होने लगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तो उसका रिजल्ट ये था कि इंडिया में भी युद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा, और बोला गया कि भाई वहाँ उनकी सरकारों की तरफ से कि भाई आप लोग आपस में युद्ध ना करें, मतलब इंडिया में। लेकिन क्या हुआ कि वो तो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वहाँ पे झगड़ा हुआ। बोलते हैं ना कि जब कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है, तो जो उनके जो दो दोस्त होते हैं वो कहीं और भी हों, दूसरी जगह भी हों, तो उनके बीच में भी लड़ाई होने लगती है, हम बात नहीं करते हैं, तो वो चीज़ स्वाभाविक है। तो ये चीज़ें तो उनके बीच में भी इंडिया में भी लड़ाई होना स्वाभाविक थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो इंग्लैंड था, इंग्लिश, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रांस के एक शिप को, ठीक है, फ्रांस के एक शिप को कैप्चर कर लिया, ठीक है। जब फ्रांस के शिप को कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो क्योंकि अब उनको पोक करना था, मतलब फ्रांस और इंग्लैंड को अल्टीमेटली वो दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, ताकि जो भी शक्तिशाली होगा वो इंडिया में अपनी पैठ जमा लेगा और अल्टीमेटली वही इंडिया में राज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को आपस में लड़ना था। तो क्या हुआ कि उन्होंने पोक करने के लिए, चूंकि वहाँ पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था यूरोप में, रिजल्टेंट के इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड की सेना ने फ्रांस की एक शिप को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक ड्यूप्लेक्स, हाँ अब जो एक मैं आपको बताऊं कि ड्यूप्लेक्स ये जो था फ्रेंच गवर्नर था, ठीक है। तो इंडिया जो फ्रांस की जो वो आर्मी थी, फ्रांस की जो सेना थी, उसने मॉरिशस से गवर्नर को बुलाया, जो फ्रेंच गवर्नर था उसका नाम था ड्यूप्लेक्स। वो आया, ठीक है, और वो दोनों आने के बाद में, हाँ अब चूंकि एक्चुअली ये सब हो रहा था कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक जो सूबा था, तो वहाँ का जो क्या बोलते हैं नवाब था, वो था अनबर उद्दीन, ठीक है। तो अनबर उद्दीन ने बोला कि भाई इससे, इन दोनों से, मतलब अनवर उद्दीन ने बोला फ्रांस और इंग्लैंड से, भाई तुम लोगों को लड़ना है तो लड़ो, लेकिन मेरे यहाँ पे मत लड़ो, ठीक है। बोलते हैं ना कि यार के अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो वो लोग अपने घर के पास लड़ना, तो लोग बोल देते हैं कि यार तुम लोग को जहाँ लड़ना है लड़ो, लेकिन मेरे यहाँ पे शांति बनाए रखो, तो बाहर लड़ो। तो फिर जो ड्यूप्लेक्स था, ठीक है, ड्यूप्लेक्स गया अनवर उद्दीन के पास में, ठीक है, अनवर उद्दीन के पास में गया। उसने बोला कि अनवर उद्दीन को प्रलोभन दिया कि मुझे लड़ने दो, मैं इंग्लैंड से जो आपका क्या बोलते हैं उसको मद्रास को कैप्चर करूंगा, और जीतने के बाद मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है। तो अनवरुद्दीन उनकी बातों में आ गया कि भाई चलो इनको हम लड़ने देते हैं अपने यहाँ पे, और जीतेगा तो मुझे मद्रास मिल जाएगा। लड़ाई हुई, ड्यूप्लेक्स ने यानी फ्रांस की सेना ने इंग्लैंड को हरा दिया, ठीक है, इंग्लैंड को हरा दिया, और इंग्लैंड को हराने के बाद में इंग्लैंड को हरा और मद्रास को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो मद्रास को जब कैप्चर किया, ठीक है, मद्रास को कैप्चर किया, ठीक है, मद्रास को कैप्चर कर लिया, लेकिन जीतने के बाद में जैसा ड्यूप्लेक्स ने बोला था कि भाई साहब
जीतने के बाद में हम आपको मद्रास दे देंगे। उसने फिर क्या किया, वहाँ बेईमानी कर दी। और जो मेनली जो उसने अपनी जो उसका क्या बोलते हैं प्रॉमिस था कि वो जीतने के बाद मद्रास दे देगा, उसने मद्रास देने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि जो अनवरुद्दीन भाई साहब थे, ठीक है, अनवरुद्दीन भाई साहब ने अपनी सेना भेजी, ठीक है, और लड़ाई हुई। जो ड्यूप्लेक्स की सेना थी, ड्यूप्लेक्स वर्सेस अनवरुद्दीन, ठीक है। अब आप देखिए, लड़ाई होनी थी, लड़ाई होनी थी किसके बीच में, लड़ाई थी इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच में। लेकिन समहाउ दे हैव इन्वॉल्व, यानी फ्रांस के जो गवर्नर था, जो कि मॉरिशस से बुलाया था जिसको, उसने उसने बुलाया किसको, उसने इन्वॉल्व किया अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन की हेल्प ली, उसको प्रलोभन दिया कि वो जीतने के बाद मद्रास दे देगा, उसने अलाउ किया और बाद में उसको नहीं दिया और फिर बाद में उसी से लड़ गया, ठीक है। तो अनवरुद्दीन और फ्रांस की लड़ाई हो गई और फाइनली जो फ्रांस था, जो फ्रांस था, जो जो फ्रेंच थे, उनकी विक्ट्री हुई, अनवरुद्दीन हार गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये सब हो गया, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम। ये ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ सेंट थॉम, क्योंकि यही छोटे छोटे जो चीजें हैं वो पूछी जाती हैं। तो बैटल ऑफ सेंट थॉम आपको याद रखना, ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉम, ठीक है। तो बैटल ऑफ सेंट थॉम में क्या हुआ, फ्रांस की जो आर्मी थी, फ्रांस की आर्मी ने क्या बोलते हैं अनवरुद्दीन की आर्मी को हराया, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हुआ। ट्रिटी ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, एक्स ला चैपेल। अब फ्रांसीसी नेम में तो यार इसको एक्सला चैपेल में तो एक्सला चैपेल बोलते हैं। ये कंक्लूड हुई, जो फ्रांस ने जो मद्रास कैप्चर किया था वो इंग्लैंड को वापस कर दिया। इस तरीके से पहली लड़ाई खत्म हुई। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि पहली लड़ाई जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था वो क्या था। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में आपको एक बार ब्रीफ में और बता देता हूँ। इंग्लैंड और फ्रांस की जो लड़ाई थी वो यूरोप में चालू हुई। ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन से स्टार्ट हुई। 1940 में ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ। 1946 में क्या हुआ, जो इंग्लैंड थे, जो इंग्लिश की सेना थी, उन्होंने फ्रांस के एक शिप को कैप्चर कर लिया। तो फ्रांस की सेना ने अपने मॉरिशस के एक गवर्नर था ड्यूप्लेक्स, उसको बुलाया कि अपनी बातें बताई। उसने अपनी सेना को तैयार किया। लेकिन इस बीच में अनवरुद्दीन जो क्या बोलते हैं कर्नाटक का, हाँ अब एक चीज़ और याद रखिए, जो कर्नाटक था, ठीक है, कर्नाटक का जो कैपिटल था, ठीक है, वो आरकोट था, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बाद में आपको पता चलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक का कैपिटल क्या था, आरकोट था। तो क्या बोलते हैं, उसने उसको कैप्चर कर लिया। ड्यूप्लेक्स ने अनवरुद्दीन से बोला कि हमको लड़ने दो, हम लोग जीत जाएंगे तो आपको मद्रास दे देंगे। लेकिन जीतने के बाद ऐसा हुआ नहीं, उसने उसको मद्रास नहीं दिया। मद्रास नहीं दिया तो फिर क्या बोलते हैं, जो अनवरुद्दीन था उसने अपनी सेना भेजी से, तो फिर फ्रांस की सेना और अनवरुद्दीन की सेना में लड़ाई हुई। तो दोनों की लड़ाई होने के बाद में अनवरुद्दीन की सेना हार गई, फ्रांस की सेना जीत गई। और इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम, ठीक है। और बाद में जब ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हुआ तो ट्रिटी ऑफ एक्सला चैपेल हुई। उसमें क्या हुआ कि फ्रांस ने जो मद्रास ऑक्यूपाई किया था वो इंग्लैंड को वापस कर दिया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ये रहा हमारा फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। अब दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड कर्नाटिक वॉर और फिर तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे हम थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो आप इसको रिवाइज कीजिए और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ठीक है, ठीक है। दोस्तों मैं थोड़ा सा, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मतलब मेरे को समहाउ एक बड़ा बोर्ड बनवाना है
बोर्ड बनवाने के बाद में मुझे एक स्टैंड के साथ मैं अपने फ़ोन को अटैच करूँगा, सो दैट कि मैं सामने से आपको पढ़ा सकूँ। लेकिन जब तक मेरे पास ये सुविधा अवेलेबल नहीं, तब तक मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा। आई होप कि आप कहानी सुनने पे ध्यान दीजिए, जो मैं कहानी बताता हूँ, ठीक है? और ये जो चीज़ें हैं, ये मैं अपने मेरे कुछ नोट्स हैं, उनसे रेफ़रेंस ले रहा हूँ, लेकिन पहले आप एक बार पूरी कहानी सुनिए, फिर मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा। नोट्स शेयर करने के बाद में आपको ये चीज़ें आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? धन्यवाद।